जी स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना आप लोगों के साथ कि नहीं हो रही? हो रही है। ओके, तो हमने यहाँ पे अपनी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिटेल्स और यहाँ पे आपकी अमाउंट। सबसे पहले हम क्या चीज लिखते हैं? नेट सेल्स लिखते हैं। विजिबल है सबको? जी जी। मैं इसको थोड़ा सा इसको नेट सेल्स लिखते हैं सबसे पहले। इसको बोल्ड कर देते हैं। तो नेट सेल्स की सबसे पहले हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, तो वो हम कहाँ पे जाके कैलकुलेट करते हैं? नोट्स ऑफ द अकाउंट्स के अंदर, नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे हम बना लेते हैं नोट नंबर 01। नोट नंबर 1 में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? जी नोट नंबर 1 में क्या कैलकुलेट करते हैं हम? नेट सेल्स। नेट सेल्स। यस सर। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट सेल्स। तो नेट सेल्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं कि हमारे पास टोटल सेल कितना है, उसमें से रिटर्न और डिस्काउंट को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में जाके हम देखें तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है? सेल डिस्काउंट, टूल एक्सपेंसेस, सैम्पलिंग है, ऑफिस है, ऑनर्स इक्विटी है, बैंक है, ये कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड, क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द ईयर। नजर आ रहा है जिसको मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया? ये क्रेडिट सेल है। फिर नीचे देखेंगे तो आपके पास 16 नंबर पे कैश सेल भी अवेलेबल। नजर आ रहा है बेटा? दोनों को मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इन दोनों को जब आपस में एडअप करेंगे तो क्या निकलेगा आपका? ग्रॉस सेल, और उसमें से हम माइनस करेंगे सेल डिस्काउंट को। देख लें क्वेश्चन में रिटर्न है क्या? क्वेश्चन में सेल रिटर्न दिया हुआ है कहीं जगह पे? मटेरियल है, फैक्ट्री है, लोन है, रेंट है, पावर पॉइंट, रिटर्न्स नहीं है इस सवाल में। ठीक है, तो आप सिर्फ क्या करेंगे? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स डिस्काउंट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले वाला जो आपका आएगा दैट इज योर कैश सेल्स, इसमें ऐड होगा क्रेडिट सेल्स और फिर माइनस होगा सेल्स डिस्काउंट। यहाँ इसके पीछे मैं ऐड लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं लेस लिख रहा हूं। जी मुझे बताएं कैश सेल की अमाउंट कितनी है? अगर हम यहाँ पे देखें तो कैश सेल की डिस्काउंट अमाउंट ये है, और क्रेडिट की ये है और कैश की ये है। तो अगर मैं यहाँ पे कैश डिस्काउंट का लिंक डाल दूं, ये कैश डिस्काउंट है, और सिमिलरली यहाँ पे क्रेडिट का लिंक डाल दें तो वो ये अमाउंट ये, और सेल्स डिस्काउंट को भी हाईलाइट कर दें, और यहाँ पे आप इसका लिंक डाल दें। जी बेटा यहाँ तक तो बात समझ में आई कि हमने क्या किया? कोई नया काम हमने नहीं किया अभी तक यहाँ पे। क्यों स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? यस सर आ रहा है। तो मसले वाली बात तो नहीं है यहाँ पे? नो सर। नहीं। श्योर? यस सर। ओके, तो अब इसका टोटल कर लेते हैं। इक्वल सम अमरूद ले गए।
इक्वल सम ब्रैकेट लगा ले, उन सारों को सिलेक्ट कर दे। अंजू मैं कहता मैं कॉल ही कर दे। इधर आ जा, अभी मैं कर ले और भी सही तंग किया हुआ। वो कहते मैं अच्छा बेटा, ये उनसे कॉल पे बात कर रहा अच्छा बेटा, माइक तो ऑफ कर लें अपना, आपस में घर की बातें करनी है तो। हूं। ये कौन बच्चा है जो लगा हुआ है सुबह का? हाँ जी, बेटा कोई आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? कोई समझ भी आ रहा है कि नहीं सर आ आ रहा? रही आ रही आ रही है। ओके, सर तो आ ये रही है, हमारे, अच्छी आ रही तो ये आपके पास जो अमाउंट निकली है, दिस इज योर नेट सेल्स। इसको थोड़ा हम बोल्ड कर देते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपको सेंड करना चाहूंगा, वेरीफाई करके बता देंगे क्योंकि मेरा आंसर इनसे डिफरेंट आया है। चले, उसका मैं सोल्यूशन भी आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप कर लीजिएगा। बस वो मैंने प्रैक्टिस करवाई थी कि आगे प्रैक्टिस हो जाए। ठीक अच्छा, है ये नेट सेल समझ में आ गया किस तरह से कैलकुलेट किया हमने? यस सर। कैश सेल और क्रेडिट सेल को आपस में ऐड कर दिया, जो रिटर्न था उसको आपस में माइनस कर दिया, और यहाँ पे मुझे एक और कॉलम बनाना विद द नेम ऑफ नोट्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नोट नंबर 01, इसका लिंक लगा देंगे यहाँ से ये वाली अमाउंट का। तो आपके पास ये अमाउंट आ गई नेट सेल्स की। फिर आप इसमें से माइनस करते होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब हमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के लिए नोट नंबर 2 बनाना पड़ेगा यहाँ पे। यस सर। नोट नंबर 02, और वो होगा कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को 1 बाय 1 यहाँ पे लिखते जाएंगे, उनको टोटल कर लेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। टूल एक्सपेंसेस आपका मैन्युफैक्चरिंग है यस सर। बेटा, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं विद ये ब्लू कलर। सैम्पलिंग एक्सपेंस तो नहीं है? सैम्पलिंग तो आपके पास सर वो मार्केटिंग एक्सपेंस के अंदर आता है ना। ऑफिस एक्सपेंस आपका एडमिन में जाएगा। ऑनर्स इक्विटी क्या होता है? ऑनर्स इक्विटी कैपिटल को बोलते हैं, ठीक फिर है। वो सब बैलेंस में बैंक आपका एसेट है, कैश इन हैंड आपका एसेट है। मटेरियल कंज्यूम्ड, ये इधर ही आएगा। ये आपके पास मैन्युफैक्चरिंग है। फैक्ट्री रेंट, ये भी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। लोन फ्रॉम एमसीबी बैंक एट द रेट ऑफ 14% पर एनम, ये आपकी लायबिलिटी है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आएगा ये स्टूडेंट्स? यस सर यस आएगा। सर सर ये आएगा। अदर रेंट्स, इनकम में का ये लोन, सॉरी सर ये लोन अदर इनकम में नहीं आएगा? बेटा, लोन आपने लिया है, आपकी लायबिलिटी है, एक्सपेंस में आएगा। और वो जो उसका 14% है वो उसकी आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट है। ये मैंने क्विज में भी ये वाला पॉइंट दिया था आपको। बिल्कुल। रेंट रिसीव्ड आपकी अदर इनकम है। पावर हीट एंड लाइट फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है। इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन, वही जो लोन के ऊपर 14% था वही यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया हुआ है आपके पास। बिल्डिंग मशीनरी, डिविडेंड, स्टॉक, एडमिन एक्सपेंस, बिलबोर्ड एक्सपेंस, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ये जो ब्लू में मैंने लिखे हैं कितने आइटम्स हैं? 1 2 3 4 5 एलिमेंट आपके किसके अंदर आ रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के अंदर। तो हम इसको 1 बाय 1 करके यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला जो आपके पास है दैट इज योर टूल एक्सपेंसेस, और उसकी वैल्यू कितनी है? 2,40,000। 240। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास कौन सा खर्चा है? दैट इज योर मटेरियल कंज्यूम्ड, और वो है 9,87,000। मटेरियल
कंज्यूम्ड कितनी अमाउंट थी? 9,87,000। यस, 9,87,000। तीसरे नंबर पे हमारा जो खर्चा है वो है फैक्ट्री रेंट, और वो है 4,10,000। फैक्ट्री रेंट इज 4,10,000 एंड उसके बाद हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है 3,48,000। यहाँ पे आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग वाज 3,48,000। इसी तरह लास्ट पे आपके पास एक और था, दैट इज वाज ए पावर हीट एंड लाइट, तो ये आपका चौथे नंबर पे था, और ये आपका पांचवें नंबर, दैट इज कॉल्ड योर पावर हीट एंड लाइट। पावर एंड हीट एंड लाइट की वैल्यू है 1,20,000। अब इनको हम टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। जी बेटा, यहाँ तक की मसले वाली बात। सर आपको पूछना था कि लोन रिसीव और लोन फ्रॉम एमसीबी बैंक ये दोनों सेम ही चीजें है ना? नहीं, बताता हूँ भैया आपको, एक मिनट रुकिएगा, कॉल में रिसीव कर लूँ। जी हेलो जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, एक बच्चा क्या पूछ रहा था अभी? किसी बच्चे ने सवाल कोई पूछा था जी मेरे से। सर मैं पूछ रहा था कि लोन रिसीव फ्रॉम एमसीबी बैंक और लोन फ्रॉम एमसीबी बैंक ये दोनों सेम चीजें हैं? हाँ जी, दोनों सेम। अच्छा जी, व्हाट नंबर 2? ये हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को भी लिख दिया, और अगर हम यहाँ पे अपने नेट सेल्स में से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को माइनस करें, जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ बैक साइड लिख रहा हूँ लेस, तो इसको अगर माइनस करें मींस के दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो आपके पास ये एक वैल्यू आ जाएगी। इसको हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं और इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं, एंड दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। यस। कोई मसले वाली बात यहाँ तक? अब ये ग्रॉस प्रॉफिट, नॉट टू सॉरी, लिखते ना, मैन्युफैक्चरिंग के बाद नॉट 2 आएगा। यस, नोट नंबर 2, यहाँ पे आपका नोट नंबर 2 आ जाएगा। डन। तो अब इसमें से हम जो होगा माइनस किया करेंगे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यस सर। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर दो तरह की चीजें आती हैं आपकी, मार्केटिंग और एडमिन। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? नोट नंबर 3 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम जाके बनाएंगे नोट नंबर 3, नोट नंबर 03, और वो होगा कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर पहले जो आपके आते हैं वो हैं आपके मार्केटिंग एक्सपेंसेस। तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन से हैं वो हम जरा अपने क्वेश्चन में जाकर देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, सैम्पलिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है, ये मार्केटिंग के अंदर आता है। यस सर। सैम्पलिंग मार्केटिंग का ही ना, सैम्पलिंग आ जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस तो आपका एडमिन का है, बैंक है, कैश इन हैंड है,
रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन है, बिल्डिंग है, डिविडेंड है, स्टॉक है, एडमिन है, बिलबोर्ड। बिलबोर्ड आएगा सर। तो दो ही एक्सपेंसेस हमारे पास पूरे क्वेश्चन में है, ऐसा ही है। एक आपके पास सैम्पलिंग है 7 लाख रुपए का, और एक सर, ये आपका बिलबोर्ड सॉरी बिल बोर्ड क्या होता है? बेटा ये जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं जिसके ऊपर आपने फ्लेक्स लगाई होती है एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक। आजकल तो एलईडीज आ रही हैं, जी। एलईडीज लगी होती हैं, तो उनको बिलबोर्ड एक्सपेंसेस बोलते हैं। सही। तो मार्केटिंग का खर्चा होता है, सही। ठीक है। एक फ्री सैम्पलिंग हो गई और एक बिलबोर्ड हो गया। फ्री सैम्पलिंग है 7 लाख की जी। सर बिलबोर्ड उसमें नहीं आएगा एक्सपेंसेस में, एडवर्टाइजिंग की? बेटा मार्केटिंग के अंदर ही एडवर्टाइजमेंट आती है ना, एडवर्टाइजमेंट जितनी भी हाँ है, जी। मार्केटिंग सैम्पलिंग वो सारी इसी के अंदर आती है, उसी को कैलकुलेट कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक हो गया। मार्केटिंग के अंदर सबसे सर पहले आ अपन गया फ्री सैम्पलिंग, और दूसरा आ गया बिलबोर्ड। सर अगर मार्केटिंग मैनेजर होता तो वो भी मार्केटिंग में आता? जी, सैलरी अगर उसकी होती तो डेफिनेटली मार्केटिंग के अंदर आता। तो सर, ये अगर आपकी फैक्ट्री का वर्कर है जी, उसकी सैलरी किस में आएगी? इसकी फैक्ट्री वर्कर की सैलरी। ऑब्वियसली फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में जाएगी। सही। मैंने आपको क्विज में क्वेश्चन दिया था, वहां पे लिखा था कॉस्ट अकाउंटेंट सैलरी, जी। याद है? वो फैक्ट्री का था, मोस्टली बच्चों ने वो गलत किया हुआ, सही। उन्होंने एडमिट में डाल दिया उसको। 3,24,800 आपकी ये वैल्यू, 3,24,800। तो इन दोनों को जब आपस में एडअप किया तो आपका मार्केटिंग का खर्चा निकल आया। तो हम यहाँ पे इन दोनों को सम कर लेते हैं। दिस प्लस दिस, तो ये आपके पास मार्केटिंग के आ गए। अब दूसरा आपके पास आएगा एडमिन का, वो भी लिख लेते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस। तो एडमिन एक्सपेंस के देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। टॉप से शुरू करते हैं अगर, तो सबसे पहले ऑफिस सैलरीज हैं, इसको हम ग्रीन कलर से कर लेते हैं। ऑफिस सैलरीज एक आपके पास है, उसके बाद ऑनर्स इक्विटी, बैंक कैश, लोन रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेएबल, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, एडमिन एक्सपेंस, एक ये है। ठीक हो गया। एक ऑफिस सैलरीज है 14 लाख रुपए की, और एक बिलबोर्ड सॉरी एक आपके पास एडमिन एक्सपेंस है 4,56,000। तो इन दोनों को लिख लेते हैं। एक ऑफिस सैलरीज था बेटा, चेक कीजिएगा, सैलरीज था कि ऑफिस एक्सपेंसेस थे। आपके साथ फाइल शेयर की हुई है, देखिएगा अपने मोबाइल या लैपटॉप पर, मुझे बार बार यहाँ चेंज करना पड़ता है। ऑफिस सैलरीज ही हैं 14 लाख रुपए की। और दूसरे आपके पास हैं एडमिन एक्सपेंस, और एडमिन एक्सपेंसेस कितनी वैल्यू दी हुई थी उन्होंने, दैट इज 4,56,000। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 4,56,000, 56,000। तो इन दोनों को यहाँ पे टोटल कर लेंगे, सम कर लें। ये आपके पास आ गया, और फिर आगे जाके इन दोनों को भी टोटल कर लें, दिस प्लस दिस, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? इनकम स्टेटमेंट की तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। अभी हुई है कि नहीं हुई? यस सर, हो गई है। चलो, तो ये आपके पास आ गए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ, नाम भी लिख देते हैं इसका। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए आपके पास।
और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने जाके यहाँ पे यूज करना, तो यहाँ पे इसका लिंक लगा लेते हैं और ये, तो ये वैल्यू यहाँ पे यूज हो गई है। अब ऊपर वाली वैल्यू में से इसको हमने माइनस करना है, तो हम करेंगे दिस माइनस दिस, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। और ये आपका होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यस सर। इसको एक और नाम भी देते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं इसको। तो अगर किसी और नाम से भी आए तो परेशान नहीं होना जी। यहां तक कोई मसले वाली बात? जी स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे इसके अंदर हम सर नाम Add क्या करेंगे। बनेगा दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का? आप प्रॉफिट other फ्रॉम income ऑपरेशंस जी। अदर इनकम यहाँ पे ऐड होंगी। हम देखते हैं सवाल में कोई अदर इनकम है तो फिर लिख लेते हैं उसको, शुरू से देख लेते हैं जो चीजें रह गई हैं। ऑनर्स इक्विटी तो बैलेंस शीट में जाएगा, बैंक की बैलेंस शीट में जाएगा, कैश इन हैंड भी एसेट है बैलेंस शीट में जाएगा, लोन फ्रॉम एमसीबी लायबिलिटी है बैलेंस शीट में जाएगी। रेंट रिसीव्ड, ये नजर आ रहा है आपको? रेंट रिसीव्ड यस ये सर। आपकी अदर इनकम है, Balance 29 लाख रुपीस की है। तो यहाँ पे मैं अदर इनकम के साथ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ सर डिविडेंड रिसीव्ड भी है। रेंट। ओके, दो चीजें हैं हमारे पास, तो फिर इसकी अलग से नोट बना लेते हैं। सर लोन वाली एंट्री बैलेंस शीट में जाती है? जी बेटा, लायबिलिटी है ना आपकी, एक्सपेंस तो नहीं है अभी आपका, ना इनकम है आपकी। वो लोन, लोन आपने लिया, आपने वापस करना। ठीक है। डन। तो हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पे, एक रेंट रिसीव्ड है, इसको जरा हाईलाइट कर लेते हैं, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं विद लाइट ब्लैक कलर। एक ये है ग्रे कलर और एक ये। तो इसके लिए हम नोट बना लेते हैं अदर इनकम का। यहाँ पे आपका आ जाएगा नोट नंबर 04, that is calculation of other income। तो अदर इनकम में आपके पास एक नंबर पे आपका है रेंट रिसीव्ड, और दूसरा आपका है डिविडेंड रिसीव्ड। ऐसा ही है? यस सर। तो रेंट रिसीव्ड की वैल्यू कितनी थी? 29 लाख, और उसकी है 5,80,000। तो इन दोनों को अगर टोटल किया जाए, इक्वल दिस प्लस दिस इक्वल किया जाए, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाती है। इसकी फॉर्मेटिंग कर लें, इसको थोड़ा बोल्ड कर लें। तो आपके पास बन गया 34,80,000। तो हम जाके अपनी स्टेटमेंट में इसको यूज करते हैं। अदर इनकम का आ जाएगा नोट नंबर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंस का नोट नंबर 3 आएगा। ये मैं लिख लूँ यहाँ पे। सर जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं किसमें जाएंगे? वो इसके बाद ही लिखते हैं ना, अभी उसकी बारी नहीं आई। सही। आप पहली दफा सवाल तो नहीं कर रहे हो? नहीं हैं? सर वो अदर एक्सपेंसेस आपने पहले कराए नहीं ना थे। अदर एक्सपेंसेस होते नहीं, उसको फाइनेंशियल कॉस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस बोलते हैं। अदर एक्सपेंस का नाम ही नहीं यूज करते हैं उसके लिए। नहीं वो पिछले जो आपने क्वेश्चन दिए उसमें पीटी एक्सपेंसेस लिखे थे कुछ। पेटी एक्सपेंस तो हाँ आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ही पार्ट होता है। सही। अच्छा जी, अब आपके पास से अदर इनकम आ गई है, ये जनाब साहब इसमें क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, और साथ ही फाइनेंशियल कॉस्ट माइनस हो जाएगी। तो सबसे पहले फाइनेंशियल कॉस्ट को भी लिख लेते हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट को दूसरे अल्फाज में हम बोलते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब आप मुझे बताएं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कौन सा है यहाँ पे? सारे काम करें, ये जो लिखा हुआ है लोन फ्रॉम एमसीबी बैंक, जो हमने लोन लिया है बैंक से,
उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना है आपको? 14% पे करना है ना? 40% of the amount. ज़ारे हर बच्चे कैलकुलेट करें 25 लाख के ऊपर 14% कितना आता है? $350। Yes sir, 3,50,000. अगर देखें 15 नंबर पर क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन, नजर आ रहा है आपको? Yes sir, सेम ही है. उसने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया कि आपने जो इंटरेस्ट पे करना है वो कितना है, 3,50,000। अगर ये इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन ना भी दिया होता तो आपको पता था कि 3,50,000 पे करना। आई बात समझ में? तो हम यहां से 3,50,000 को माइनस कर देते हैं, लिखते हैं -350। तो ये बात समझ में आई? एक ही दफा करना है। हाँ जी, इकट्ठा कर लेते हैं ना सारों को। तो अब क्या है कि जनाब साहब इस वैल्यू में इन दोनों को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। मींस के here is some, इन तीन वैल्यूज को सिलेक्ट कर लें आप जी। देखें इतनी अमाउंट बनती है जी स्टूडेंट्स, यही अमाउंट बनती है आपकी। यस इसको करके देख लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ इसको। ओके, दिस इज डन। ये आपके पास आ गई। ये जो वैल्यू आपके पास आई है इसको हम बोल्ड कर देते हैं। एंड दिस वैल्यू इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा अब क्या प्रोसेस रह गया हमारा जी? टैक्स अब कैलकुलेट करना टैक्सेशन माइनस करनी है इसमें से। देखें Yes. टैक्स के बारे में कोई बात की हुई है? ये नहीं सबसे सर. एंड पे देखिए, अदर डाटा दिखा हुआ है आपके पास सबसे आखिर पे। यस सर अदर डाटा टैक्सेशन कितने परसेंट है? 35%। 35 तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं टैक्सेशन लिखूंगा एट द रेट ऑफ 35%। तो ये वाली अमाउंट का मैं 35% लेना है, ठीक है? ये जो ऊपर वाली अमाउंट है इसका आपने कितने परसेंट लेना है? 35% लेना है। तो आप क्या करें, इक्वल ब्रैकेट दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 35. 0.35 ब्रैकेट एंटर, ठीक है? तो ये आपकी टैक्स की वैल्यू आ गई। 35% को 0.35 भी लिख सकते हैं ना आप लोग, जी सर. ठीक हो गया? तो ये बेसिकली वैल्यू आपकी होगी माइनस में, सॉरी। तो आप इसमें से इक्वल दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, ये आपके पास वैल्यू है। दिस इज कॉल्ड एज योर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर अदर इन्फो में डिविडेंड भी लिखा हुआ था, उसको इग्नोर कर देंगे? वो डिविडेंड इसका पार्ट नहीं है ना, वो दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, उधर यूज करनी है। ठीक है सर. और सर पैटी कैश बता देंगे होता क्या है? बेटी आपने भी पैटी कैश का मतलब ये होता है कि डे टू डे के एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसको मीट करने के लिए आप कैशियर से पैसे लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि रोजाना खाने पीने वर्कर्स के जो आपकी दुकान लेट्स सपोज आप ले लें कि दुकान है, उसको डेली बेसिस पे चाय पानी पीने वगैरह के लिए वर्कर्स के लिए पैसा खर्च करती है। जी. कभी खाना दे दिया, कभी चाय पानी दे दी, कभी बॉल पेन खरीदने हैं, कभी कॉपीज खरीदनी है, ठीक है? तो उसके लिए हम बोलते हैं छोटे छोटे खर्चों के लिए जो खर्चे वो दिए जाते हैं ना, पैसे दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं पेटी कैश एक्सपेंसेस। ठीक है सर. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर. एक दफा सर सारे नीचे इसको जी सर अदर्स में टैक्स के नीचे एक और भी लिखा हुआ है, वो क्या डिविडेंड? वो डिविडेंड रेशो है, वो अदर स्टेटमेंट में आएगा जो हम बनाएंगे। अभी तो उसकी बात उसकी तरफ नहीं गया ना। अभी तो पिछला काम था जो आप सीख चुके हैं, उसको एक दफा मैंने रिवाइज करवा दिया। क्लियर हुआ? आज अपने सीखने बैलेंस शीट कि बैलेंस शीट किस तरह से बनती है। कितना टाइम है हमारे पास? 5 मिनट रह गए सर। पूरा टाइम रह गया 5 मिनट्स रह इसको गए। थोड़ा जूम Yes, आउट sir. कीजिएगा। मैं इसको जूम इन करता हूँ देखने, फिर आप इसको
नजर आ रहा है? सर ये अपलोड भी कर दें जो आपने। जी मैं अपलोड कर देता हूँ, बट आई नीड टू टेक योर अटेंडेंस फर्स्ट। अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं जो टाइम बचता है उसमें इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट तो एटलीस्ट कर लें आज। इसके बाद क्लास है आपकी? यस सर क्लास है। आधे बच्चे फ्री, आधे बच्चों की क्लास है। जी हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स सर फ्री हो जाएंगे, हाफ इवनिंग वाले हैं तो उनकी क्लासेस होंगी। अगर हम 5 मिनट ऊपर ले लें तो इश्यू तो नहीं है? सर क्विज है मेरा तो। नेक्स्ट लेक्चर में कोई सर। अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर के क्विज है तो कोई बात नहीं है। हम ऐसा करते हैं ना, आज सारों को करते हैं प्रेजेंट, ताकि हमारा टाइम बच जाए यहाँ से। चलिए जी, अटेंडेंस हो गई आपकी। आप इसको देखना जरा, बैलेंस शीट। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के साथ? जी स्टूडेंट्स, स्क्रीन शेयर है? यस सर हो रही है। यस सर। अच्छा, अब मुझे बनानी है यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट। देखें बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस तरह से होगा। इसके 2 ही कॉलम्स होंगे आपके। नजर आ रहा है आपको? 2 कॉलम्स मैंने लिखे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन नजर आ रहा है सर। या डिटेल्स लिख लें। और यहाँ पे आपके पास आएगा अमाउंट। अच्छा, अब इसके ना सेक्शंस होंगे। सेक्शंस का मतलब है इस फॉर्मेट के डिफरेंट पार्ट्स होंगे। सबसे पहले ऊपर जो हमने लिखना है वो हमने लिखना है नॉन करंट एसेट्स। ये हेडिंग लिख रहा हूं मैं, नॉन करंट एसेट्स। फिर नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जल्दी बताएं। सर जिनकी ड्यूरेशन सर 1 ईयर से ज्यादा हो सर। मींस के जिनका बेनिफिट जो है बिजनेस के लिए वो 1 साल से ज्यादा का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। ऐसा ही है जी सर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी नॉन करंट एसेट है उनको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे वाली जगह पे इसकी जगह छोड़ के यहाँ पे इसको लिख देंगे। फिर उसके बाद जब वो नॉन करंट एसेट खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद हेडिंग आप लिखेंगे करंट एसेट्स की। आई बात समझ में कि नहीं? जी सर। ये पहली वाली भी गई। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे करंट एसेट्स को लिख लेंगे। जैसे ही आपके करंट एसेट खत्म हो जाएंगे हम इनको दोनों को टोटल कर लेंगे। चले हम इसी स्टेटमेंट में सबसे पहले इसको सीखते हैं लिखना। हम पहले अपने स्टेटमेंट में जाते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था। मुझे बताएं यहाँ पे नॉन करंट एसेट कौन कौन से हैं। जो हाईलाइटेड नहीं है व्हाइट वाले, उसी में से होगा। ऑनर्स इक्विटी तो लायबिलिटी है ना आपकी, क्यों बेटा? तो वो तो नहीं आएगा। बैंक क्या होता है, करंट एसेट नॉन करंट एसेट? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारे के सारे नॉन करंट करंट एसेट्स होते हैं। तो ये दोनों जो बैंक और कैश इन हैंड है, ये दोनों करंट एसेट है। तो मैं फॉर्मेट में जाता हूं, मैं देखता हूं मेरे पास फॉर्मेट ये है। तो इसका मतलब है यहां पे मुझे लिखना चाहिए बैंक और यहां पे लिखना चाहिए कैश इन हैंड। आई बात समझ में? तो इनका मैं लिंक लगा देता हूं, उनकी वैल्यूज यहां पे आ जाएंगी। ये बैंक की है और यहाँ पे कैश के भी लिंक लगा देते हैं, ये कैश का है। ओके डन। अब इसके अलावा देखते हैं और क्या है आपके पास। बिल्डिंग की है, अभी देखते हैं। नीचे है लोन फ्रॉम एमसीबी, लायबिलिटी है। इंटरेस्ट पेएबल लोन हमने लिख लिया है। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, करंट है नॉन करंट है? नॉन करंट। नॉन करंट है, तो यहाँ के नॉन करंट पे इसको लिख लेंगे। ये नॉन करंट है तो यहाँ मैं लिखूंगा बिल्डिंग। इसी के साथ मशीनरी भी दिया हुआ था।
यस सर, वो भी नॉन करंट में आएगी। मशीनरी इनकी वैल्यूज को लिंक लगा देते हैं। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, ये 25 लाख, और मशीनरी की वैल्यू थी आपकी 10 लाख। सर आप ओके सेल नंबर ही लिख रहे हो? जी, सेल नंबर लिखते हैं? नहीं लिंक लगाता हूँ तो वैल्यू खुद ही ऑटोमेटिकली वहां, लेकिन इसका एक नुकसान होता है लिंक लगाने का, जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो वैल्यूज बढ़ जाती हैं सर। आप जिस तरीके से लिख लें तो ज्यादा बेहतर है, टाइप कर लें ज्यादा बेहतर है। अच्छा, डिविडेंड रिसीव तो हमने लिख लिया। स्टॉक क्या होता है? इन्वेंट्री, स्टॉक, गुड्स, क्या होती हैं चीजें आपकी? करंट होती है ना, एक साल में इस्तेमाल हो जाती हैं वो, तो स्टॉक करंट में लिखेंगे। ये आपकी करंट है तो यहाँ मैं लिख दूंगा स्टॉक। अच्छा, लिंक कैसे लगाते हैं? देखिए ये स्टॉक लिखा है ना मैंने, जहां मैं वैल्यू चाह रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ वैल्यू चाह रहा हूँ ना, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे इक्वल का बटन दबाया, ठीक हो गया? यस सर, इक्वल कर इक्वल का लिया। बटन दबा के मैंने यहाँ जाके स्टॉक की वैल्यू को सिलेक्ट किया और एंटर मार दिया, वो वैल्यू यहाँ पे यूज हो जाएगी। ठीक हो गया, इसको ठीक लिंक है, तो बोलते हैं लिंक जो हाइपर लिंक वगैरह लगाते हैं ना, उसके लिए इस्तेमाल होता है। एनीहाउ, स्टॉक आपके पास आ गया। अकाउंट रिसीवेबल करंट होता है, एक साल के अंदर रिसीव करना होता है आपने 7 लाख रुपए का, तो अकाउंट रिसीवेबल भी यहाँ पे आ जाएगा आपका। दिस इज योर अकाउंट्स रिसीवेबल, इसको भी लिंक लगा दें, ये इसकी वैल्यू है। ओके, इसके अलावा और क्या रह गया? फ्री होल्ड लैंड और फ्री होल्ड लैंड आपके नॉन करंट है, ठीक है? जी जी सर। तो नॉन करंट में जाके लिख लेते हैं। फ्री होल्ड लैंड का मतलब होता है प्लॉट को बोलते हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और फ्री होल्ड लैंड। फ्री होल्ड लैंड, इसकी वैल्यू को भी लिंक लगा दें। ये हमने इसको लिंक लगा दिया। अच्छा बेटा देखिए, हमने सारे एसेट्स लिख लिए, कोई रह तो नहीं गया? सर अकाउंट करंट पे वालों किधर जाएगा? वो तो लायबिलिटीज है ना, अभी तो एसेट्स लिख रहे हैं। ठीक है सर, ठीक हो गया। अब इसका मतलब है ये मैंने सारे एसेट्स लिख लिए हुए हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ जनाब साहब, इनको टोटल कर सकता हूँ सारों को, तो मेरे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। ऐसा ही है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सम, और इनको यहां से लेकर यहां तक सारों को ऐड कर दूंगा। सॉरी, यहाँ ब्रैकेट और यहाँ इन सारों को ऐड कर लें, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। तो ये मेरे पास टोटल एसेट्स आ गए। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टोटल एसेट्स। बेटा कोई मसले वाली बात यहाँ तक? बेटा बैलेंस शीट में आपके एसेट्स भी होते हैं और लायबिलिटीज भी होती है। अभी सिर्फ मैंने किनको ड्रॉ किया है यहाँ पे? एसेट्स। इसी के नीचे मैं बना लूंगा सारी लायबिलिटीज भी, ठीक है? ये मेरे एसेट्स आ गए हैं, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ये मेरे टोटल एसेट्स हैं। अब यहाँ पे लायबिलिटी स्टार्ट होती है तो मेरे लायबिलिटीज दो तरह से होती है। एक सबसे पहले लिखी जाती हैं, पहले मैं हेडिंग लिखता हूँ लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज में आपकी आ जाएंगी लॉन्ग टर्म भी आ जाएंगी और शॉर्ट टर्म भी आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें आएंगी बेटा? कैपिटल। लॉन्ग नहीं, वो तो ऑनर्स इक्विटी है ना, वो लायबिलिटी नहीं है आपकी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में होगा कि अगर आपने कोई लोन लिया 15-20 सालों का, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर आपके पास आएगा। अब मुझे बताएं, इस सवाल में कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी आपके पास? अच्छा, पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लें। जैसे मैंने लिखा लायबिलिटीज, एक मैंने लिखा लॉन्ग टर्म, और साथ ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉर्ट टर्म, थोड़ा सा ऐसे नीचे। बात क्लियर हो गई? इसके बाद
जब हम लायबिलिटीज लिख लेंगे तो सबसे एंड पे लिखेंगे ऑनर्स इक्विटी। सर आपने अभी भी और प्रेजेंट कर दिया जी, क्योंकि हमारा काम ज्यादा जरूरी था अटेंडेंस की निस्बत। मैं कहा काम तो कर लें, एटलीस्ट अटेंडेंस तो हो ही जाती है। चलिए बेटा मुझे बताएं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन कौन सी, हम पूरे क्वेश्चन में जाकर दोबारा से देख लेते हैं। ये जो ऑनर्स इक्विटी है तो अलग से हेडिंग पे मैंने लिखी है ना, तो सबसे पहले ऑनर्स इक्विटी को लिख देते हैं बैलेंस शीट में जाके। ये ऑनर्स इक्विटी है, इसको मैं लिंक लगा देता हूं वहां पे, कितनी वैल्यू थी उसकी। ये इज योर ऑनर इक्विटी, ये मैंने लिंक लगा दिया। इसके अलावा लायबिलिटीज देख लेते हैं। जी मुझे बताएं और कौन सी लायबिलिटी है। बैंक हमने लिख लिया, कैश लिख दिया, लोन फ्रॉम एमसीबी। ये जो हमने एमसीबी से लोन लिया ये ऑब्वियसली 1 साल से ज्यादा का ही होगा ना। जी सर। ठीक है, तो ये जो आपके पास 25 लाख है ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है आपकी। तो लोन फ्रॉम एमसीबी और अमाउंट है 25 लाख। तो यहाँ पे जो मैंने लायबिलिटीज लिखी हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा लोन फ्रॉम एमसीबी एट द रेट ऑफ 14% और इसकी अमाउंट थी 25 लाख। ये मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। और कौन सी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है देखें जरा, और कोई लायबिलिटी है आपके पास? और कोई लायबिलिटी नहीं है। बाकी एक अकाउंट पेएबल है जो कि करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। आई बात समझ में? यस जी सर। स्टूडेंट्स, एक सर अब वो हमारे पास अदर्स में डिविडेंड था, वो उसका नहीं कुछ करना था। किधर बेटा वो डिविडेंड रेशियो इधर नहीं आएगा, वो अभी हम जब कैलकुलेट करेंगे ना एट द एंड उसमें आएगा, बता दूंगा आपको। ठीक है। वो डिविडेंड इसका पार्ट नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल का भी लिंक लगाते हैं, कितनी वैल्यू है। Here's accounts payable is 2 lakh. लिंक लगा दें इसको यहाँ पे। और कोई चीज है हमारे पास? चले इनको भी टोटल कर लेते हैं। टोटल लायबिलिटीज, ये सारी टोटल लायबिलिटीज को टोटल कर लेते हैं यहाँ से। लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी को टोटल कर लेते हैं। जी बेटा कोई बात समझ में आई क्या किया हमने? जी सर। जी स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब होता है क्या है वो जरा सुन लें। ये जो आपको डिविडेंड रेशियो दिया हुआ है, हम इसके बाद एक और स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ठीक है, उसमें रेशियो को यूज करते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं और कहां से कैलकुलेट करना होता है वो बता देता हूं आपको। ये जो आपका आंसर निकला ना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जी ये नजर आ रहा है आपको? ये मैंने येलो से हाईलाइट किया। ठीक है, ये जो है 4,48,01,750 नजर आ रहा है आपको? जी। उसने बोला है कि जब ये प्रॉफिट कंपनी कमाती है ना तो इसका जो 40% होता है वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है। ऐसा ही है। तो अगर मैं इसका 40% कैलकुलेट करूं, लेट्स सपोज मैं यहां पे लिखूं डिविडेंड की अमाउंट, डिविडेंड वैल्यू, डिविडेंड पे आउट लिख दूं मैं यहां पे। ठीक है, तो वो इस अमाउंट का जो ऊपर लिखी हुई है, जैसे मैंने यहां पे लिखा ये वाली अमाउंट, इसका होगा 40%। 40% का मतलब है 0.40। तो ये वाली वैल्यू बनती है आपकी। तो यही बात समझ में कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया। जो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था ना, जो कि 4,48,01,750 रुपया था, उसका जो मैंने डिविडेंड जो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना ना, जिन्होंने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनकी वैल्यू ये बनती है 43,81,700। हाँ सॉरी 44,81,750 है आपके पास। तो उसमें से 17,92,700 मैंने क्या कर दिया, पे ऑफ कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को। अब जो नेक्स्ट क्लास में होगा हम
एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे जिसमें बैलेंस शीट भी बनाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी बनाएंगे। क्लियर हो गया? और ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ सारी डिटेल्स। ओके सर। ओके जी बेटा, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? नो जी सर। स्टूडेंट्स, ऑल ओके सर। चलें ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। सर ये जूम इन कर जी जी, जूम आउट कर देना, जूम आउट कर देना, स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा मैं कर देता हूँ, 1 मिनट।